Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home too. So, students, in our previous video, we have started our chapter 6, that was the Gupta dynasty. In that before previous chapter, we have learned about the Magadh, right? And the Mauryan dynasty. Similarly, in the Magadh, the new dynasty was started, that was Gupta dynasty. In that, we have learned something about Chandragupta I, Samundragupta, Chandragupta II, which is also known as a Vikram Aditya. And again, how was the end of Gupta dynasty? Till that we have learned. We have also learned something about the Nalanda University and caves of Ajanta. Now, today we are going to learn about administrations of गुप्ता एज. जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, किस तरह से वो करते थे, उसी तरह से हम गुप्ता एज का भी एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह पढ़ेंगे. राइट. सो वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट during the Gupta age from records, myths, and Puranas. Accordingly, the governing body was divided into three sections: central, provisional, and local. जैसे कि हमने वो मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ा ही था कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था. कौन सा? सेंट्रल, प्रोविजन एंड लोकल. राइट. Emperor was the center of Gupta administration. He adopted his title like Maharaja Dheeraj Param Bhagwat. Right. Emperor जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द सेंटर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन. जब एम्पर जो था वॉज एट द सेंटर था क्या? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था. और उन्होंने क्या टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा धीरज. दैट वॉज अ परम भगवत. Usually, prince was adopted the head of province. That Kumaramatya and a commissioner played a major role in the province. The province was called Bukti, who had was regional. The province was divided into 3 districts. The district was called a Vishaya. A committee was formed at the village level, which include elders, village heads, and important adult citizens. सो जिस तरह से हमने मौर्यन डायनेस्टी में स्टूडेंट्स पढ़ा कि जो गवर्नमेंट जो उनकी थी वो 3 पार्ट में डिवीजन की हुई थी. सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से डिवाइडेड था, बट उसमें नेम अलग अलग दे रखे थे और इसमें नेम अलग अलग दे रखे. यूजुअली प्रिंस वॉज अडॉप्टेड द हेड. यूजुअली क्या करता है कि प्रिंस अडॉप्ट करता है हेड. राइट. उसको क्या बोलते हैं? प्रोविंस ऑफ कुमार मात्य. एंड कमिश्नर प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रोविंस. अब ये जो सेंट्रल डिवाइडेड है कौन से में? तो सेंट्रल, प्रोविजनल एंड लोकल. तो प्रोविजनल में हेड जो माना जाता है वो प्रोविंस में कुमार मात्य. राइट. दैट वाज द हेड. एंड कमिश्नर जो होते हैं उनका रोल बहुत ही मेजर होता है उस लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे. प्रोविंस मतलब क्या? जो हमने पहले ही समझा था, जो डिवाइडेड था सिटी, डिस्ट्रिक्ट और विलेज में. राइट. वो हमने ऑलरेडी पहले के चैप्टर पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोविशनल होते हैं वो कैसे 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, वो किस किस को अपॉइंट करते हैं. देन आफ्टर रीजनल जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो किस तरह से अपना क्या कहते हैं कि डिवाइड करते हैं सेक्शन वगैरह. उसी तरह से इसमें जो प्रोविंस है उसको बोलते हैं भुक्ति. वो हुज हेड वॉज रीजनल. उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? रीजनल होता है. एंड वो डिवाइडेड होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स में. उनको क्या बोलते हैं? विषय. क्या बोलते हैं? विषय. ठीक है. देन अ कमिटी वॉज फॉर्म एट द विलेज लेवल. विलेज लेवल तक कमिटी फॉर्म की जाती है, विच इंक्लूडेड एल्डर्स, विलेज हेड्स एंड इम्पोर्टेंट एडल्ट सिटीजन्स. उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? एडल्ट्स, विलेज हेड्स एंड इम्पोर्टेंट एडल्ट सिटीजन्स भी इंक्लूडेड होते हैं. जिस तरह से मौर्यन डायनेस्टी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड थे, उसी तरह से गुप्ता एज में भी डिफरेंट जो है वो डिवाइडेड थे. अभी अगर उनका इकोनॉमिक्स पढ़े कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी गुप्ता एज में, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में तो बहुत ही अच्छी उनकी क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम थी. राइट. उनकी तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिस्टम थी, बट गुप्ता एज को गोल्डन एज माना गया है, तो कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट होगा, इसके लिए ही माना गया है. तो अब वो देखते हैं कि वो इफेक्ट क्या है और किस तरह से उसकी कंडीशंस थी. In economic terms, Gupta age was golden period. Farming, internet trade and international trade,
will very developed. Special farming practices included annual 3 year and 5 year farming, wheat, rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes and kesar in Kashmir, and coconut in Kamrup were grown. Rice was grown in a large quantity in Bengal, cotton in Gujarat and Sindh, and silk was produced in Bengal. Trade of condiments and spices like silk and cotton has developed in the South India. अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो गुप्ता एज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज माना जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो कंडीशंस होगी वो ग्रेट ही होगी। उनके बारे में तो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में तो बोला ही ना जैसे कि, क्योंकि वो उसकी ऑलरेडी कंडीशन इतनी ग्रेट लगी पड़ी है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो फार्मिंग वगैरह होती थी वो इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी डेवलप्ड हुए थे। अब सोचो उस टाइम पे विथआउट एनी टेक्नोलॉजी उनका जो ट्रेंडिंग था वो इंटरनल तो ट्रेड इतना था ही बट इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, राइट। एंड स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड थी जो एनुअल 3 year एंड 5 years की फार्मिंग का जो भी स्टोर वगैरह है वो रिजर्व करके रखते थे और उनकी बहुत ही अच्छी प्लानिंग होती थी। जैसे कि वीट, राइस जो नॉर्थ इंडिया में पाए जाए, शुगर इन गांधार, ग्रेप्स केसर इन कश्मीर एंड कोकोनट इन कमरूप वेर ग्रोन। अभी इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो तब के टाइम में फार्मिंग भी होती थी एंड उसको स्टोर भी रखा जाता था। राइस वॉज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन बंगाल। बंगाल में राइस, वैसे भी बंगाल में राइस बहुत खाए जाते हैं, तो राइस जो है वो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते थे बंगाल में। देन ऑल्सो कॉटन इन गुजरात एंड सिंध, सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन बंगाल। अगर कॉटन की बात करें तो गुजरात में एंड सिंध में। देन आफ्टर सिल्क की बात करें तो वो ऑल्सो वॉट्स प्रोड्यूस्ड इन बंगाल, राइट। स्पाइसेस लाइक सिल्क, कॉटन्स had developed in South India. Sorry, trade of condiments and spices, silk and cottons has developed in South India. Even though साउथ की साइड की बात करें तो स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन ऑल्सो डेवलप्ड क्या हुआ, साउथ के साइड भी हुआ। King used to tax 1/6 of the total production. Land was donated to Brahmins and temples. International trade was the epitome of Gupta age. Epitome of the Gupta age. Cotton, silk, and spices were exported to Europe from India through Central Asia, while cotton, silk, spices, condiments, and timber were exported to east and west of the world through international ports like Khambat, Bharuch, Sopara, Tamar, Tamrali Piti, gold, silver, and other items were important. अब बात की जाए टैक्स की तो किंग जो होते थे वो टैक्स भी लेते थे। वो 1/6 टैक्स लेते थे ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब जो भी ज़मीन वगैरह में जो भी कुछ उगाता वगैरह था उनका 1/6 टैक्स जो था वो उनको किंग को पे करना पड़ता था। जैसे कि आज हम कुछ भी करते हैं तो जैसे कि अगर आप कहीं जाओगे, राइट, नेशनल कहीं भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो तो हम टोल टैक्स कैसे पे करते हैं, रोड का टैक्स पे करते हैं। उसी तरह से काफ़ी टैक्सेस पे किए जाते हैं, जैसे कि पानी का भी टैक्स पे किया जाता है, राइट। फिर देन आफ्टर कोई भी इनकम हमारी ज़्यादा हो ईयरली तो उसका भी हम टैक्स पे करते हैं। तो ये जो टैक्स था वो कौन लेता था उस टाइम पे, 1/6 टैक्स कौन लेता था, किंग लेता था। अब उस टैक्स का जैसे कि यहाँ पे कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी में यूज़ होता है, लाइक गार्डन है, देन आफ्टर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है लाइक बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जो गवर्नमेंट थ्रू है, और टोल टैक्स लेते हैं तो रोड प्रॉपरली बनाते हैं। उसी तरह से जो भी टैक्स लिया जाता था वो किंग जो होते थे वो डोनेट करते थे ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स में, टेम्पल्स बनाने में, या ब्राह्मण को वो क्या करते थे, डोनेट करते थे। वहाँ पे तब के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो भी बहुत ही हाई था। लेकिन जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस जो थे वो एक्सपोर्ट होते थे तब के टाइम पे यूरोप में, और बहुत ही हमारा जो सामान था ना एक्सपोर्ट यूरोपियन में बहुत होता था, इसलिए यूरोपियन ने के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे इंडिया में विजिट किया था
वो आपको लेटर ऑन 7th में 8th में आओगे ना तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स को जब ये सामान एक्सपोर्ट होता रहता था तो हमारे इंडिया की जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इंडिया पे आके क्या किया, राज किया। बट वो आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स में आएंगे, बड़े स्टैंडर्ड्स में जैसे आप आओगे 7th में 8th में, तब उनकी पूरा का पूरा वो भी हिस्ट्री आपको आएगा। सो ये सारा जो हमारा था कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस वो होते थे यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे। और वाइल कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मीन्स कॉन्डिमेंट्स क्या होता है कि टेस्ट मसाला होता है ना, मसाले का टेस्ट, कोई भी हम सामान लेते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले हुए, पर कॉन्डिमेंट्स क्या होता है कि भाई कोई भी, जैसे कि यहाँ अभी कैसे MDH मसाले आते रहते हैं, देन आफ्टर अशोक मसाले आते थे, तो वो क्या करते हैं कोई भी डिश में फ्लेवर लाते हैं ना, टेस्ट लाते हैं ना, तो कॉन्डिमेंट्स टाइप ऑफ टेस्ट, रिलीज टेस्ट इन द फूड, ऊपर से मसाले डालने का जो होता है ना पाउडर वगैरह, वो जैसे कि अभी मसाले आते हैं उसी तरह से वो भी एक चीज़ होती है जो आफ्टर कुकिंग डाला जाता है। लाइक हम कैसे MDH मसाला या एवरेस्ट मसाला डालते हैं, लाइक दिस। स्पाइसेस बहुत सारी तरीके से एक्सपोर्ट होते थे। वो इंटरनेशनल पोर्ट्स कौन से, खंबात, भरूच, सोपारा, तमरा, लिपिती, इवन दो गोल्ड एंड सिल्वर वो आइटम्स वेर इम्पोर्टेड, एंड वहाँ से इम्पोर्ट क्या किया जाता था, गोल्ड एंड सिल्वर्स की आइटम हम एक्सपोर्ट बहुत सारा करते थे, लाइक स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क्स, देन वी वर इम्पोर्टेंट अवर आइटम्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर्स। इसीलिए तो गुप्ता एज को गोल्डन एज माना गया था, क्योंकि हमारे इंडिया में तो खजाना था, इवन दो अभी भी है, बट पहले था वो इतना सारा खजाना था, स्पाइसेस का, कॉटन्स का, सिल्क का, अभी है बट तब के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही था। अभी तो काफ़ी क्या कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो प्योर नहीं आती है। बट अभी जो पहले के ज़माने में तो ये सब प्योर, एंड यूरोप में इसकी डिमांड्स भी बहुत की गई थी, इसीलिए तो यूरोपियंस वर रेडी टू वेर केम visit in India, and they took the permission of trading in India. So and in back of that what we are getting, that silver and golds were important, हम import क्या करवाते थे, gold and silvers। नाउ रिलीजियस स्टेटस, ये हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत ही अच्छी थी गुप्ता एज में। अब पढ़ेंगे हम रिलीजियस स्टेटस के बारे में। Hinduism and Indian culture were seen in full swing during Gupta age. The Gupta emperor gave the Vaishnava the status of the state religion. As a result, Vishnu as the avatar of Sri Ram and Sri Krishna were mostly worshipped at this time. Lakshmi became a very famous goddess. It was during this time only that Ramayana and Mahabharata as well as the Puranas were recompiled. Srimad Bhagavad Gita became the very important text of this time. Like Vaishnava, Shiva also developed during the Gupta age. In South India, Shiva saints were called Nayanar, while Vaishnava saints were called Alvar in the South India. Mahishasuramadini, that is Durga, was also quite popularly worshipped here. The worship of Khatri Kartikeya was also practiced during Gupta age. नाउ अगर हम बात करें वैष्णविज्म या शविज्म, मतलब वैष्णव धर्म वाले या शिव के धर्म वाले, जो शिव जी को बहुत मानते हो, जो विष्णु जी को बहुत मानते हो, राइट, जो विष्णु मतलब कृष्ण जी ही आ गए, कृष्ण जी के ही अनेक नेम है, राइट। तो उस टाइम पे वो भी गुप्ता पीरियड में बहुत ही माना जाता था, एंड उनकी भी पूजा की जाती थी। जैसे कि गुप्ता रिलीजन जो हिंदू का जो कल्चर था वो डेवलप्ड हुआ, एंड उन्होंने वो जो वैष्णव धर्म के थे, राइट, वैष्णविज्म मतलब धर्म जो कृष्ण जी को मानते हो ज़्यादा, तो माना यही जाता है कि विष्णु जो अवतार है वो श्री राम का है एंड श्री कृष्ण का है, राइट। अभी श्री राम ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राम है, तो ऐसा ही माना जाता है कि विष्णु जो धर्म है वो श्री राम का ही माना जाता है, श्री कृष्ण का। तो लोग श्री राम जी को भी और श्री कृष्ण जी की भी पूजा करते थे। इवन दो उस टाइम पर लक्ष्मी जी की भी पूजा होती थी,
राइट। एंड उस टाइम पे जो रामायण है, जो महाभारत है, वही पुराण ग्रंथों में हमारे लिखे हुए थे। इसलिए श्रीमद् भगवन गीता जो है वो बहुत ही फेमस थी उस टाइम पे। और आपको पूरा का पूरा सार लिखा हुआ है, महाभारत का पूरा सार किस में लिखा हुआ है, तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्री भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे रामायण ले लो तो श्री राम जी का, महाभारत ले लो तो श्री कृष्ण जी का, उनके बारे में ही पूरे के पूरे ने हमारे पुराण ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसके रिलेटेड लोग तब श्री कृष्ण की, श्री राम जी की पूजा करते थे। इवन दो लोग लक्ष्मी जी की भी पूजा करते थे, राइट। अगर हम श्री कृष्ण या वैष्णव या शिवम धर्म को माना जाए तो उस धर्म में उस टाइम पे उस भगवान की पूजा की जाती थी। इवन महिषासुर मादिनी मतलब दुर्गा, महिषासुर को जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, राइट, तो दुर्गा माता की भी पूजा की जाती थी। जैसे कि माना जाता है कि शिव के जो भक्त होते हैं वो नयन नर होते हैं और वैष्णव के उसको अलवर किया जाता है। तो वहाँ पे साउथ इंडिया में उनकी भी बहुत ही क्या होती थी, पूजा होती थी, उनको भी बहुत माना जाता है। इवन दो कार्तिकेय है जो शिव जी और पार्वती जी के फर्स्ट बेटे थे, उनकी भी पूजा की जाती थी। एंड वो साउथ इंडिया में उस टाइम पे बहुत ही मतलब इवन दो अभी भी साउथ इंडिया में कार्तिकेय जी भगवान जी है, उनकी पूजा की जाती है, उनको बहुत माना जाता है। Even Buddhism and Jainism were also developed in during Gupta age. Samundragupta was protector of Buddhism. Mahayan and Hinaya cult of Buddhism also developed. जैसे कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो थे, राइट, अशोक किंग एम्परर अशोक ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो रिलीजन था उस टाइम पे वो भी बहुत डेवलप्ड हुआ था। तो ये हमने पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ा, रिलीजन स्टेटस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज। सो कल्चरल condition during Gupta age. Gupta age was a culturally golden age of India. Many new languages developed during the age. Kalidas, Kanswami, Hariswami, and Rani Vijaya and Aryasur were important literature. Among all of them, Kalidas was the best. Kalidas is called the Shakespeare's of India. Taking story of India epics, he wrote epics like Abhinam Shakuntalam, Raghuvanshanam, and Meghdut. Gupta age was era of temple architecture. Gop in Gujarat, Parvati temple of Nachana, Kothar, and temple of Jhansi are the first brick temple of India. The Gupta age marks the beginning of the temple architecture. The idol of Durga, Buddha, Krishna and Shiva were made in a large number. So, अगर हम अब बात करें कल्चरल कंडीशंस ऑफ गुप्ता एज की, तो एज यू ऑल नो दैट गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला ही जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या कहते हैं कि भाई गोल्डन एज के नाम से जाना ही जाता है। बट अगर हम बात करें तो उस टाइम पे काफ़ी न्यू लैंग्वेजेस लिटरेचर भी डेवलप्ड हुआ, लाइक कालिदास, कंसवामी, हरिस्वामी, ये जो ग्रेट राइटर्स एंड पोएट्स थे वो उस टाइम पे वो भी क्या कहते हैं कि उनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ा। एंड स्टिल जो उन्होंने पोएट्री लिखी, जो उन्होंने लिखा लिटरेचर, उसमें भी उस टाइम पे लिटरेचर का भी जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या हुआ, बढ़ा। लाइक डे बाय डे वो भी बढ़ता गया, राइट। उस टाइम पे भी लिटरेचर का, पोएट्रिक्स का, ड्रामेस्टिक का जो टाइम था वो क्या हुआ, बढ़ा। एंड अमोंग ऑल ऑफ देम कालिदास वॉज द बेस्ट। और उस टाइम पे कालिदास हैं उनके बारे में माना जाता था दैट द ही वॉज द बेस्ट पोएट। इवन दो कालिदास को कंपेयर किसके साथ किया है, शेक्सपियर्स के साथ। दैट यू नो दैट शेक्सपियर्स जो है वो बेस्ट पोएट माने जाते हैं, राइट। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी है। सिमिलरली कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर्स माने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी एपिक स्टोरीज लिखी है, लाइक अभिनम शकुंतला, रघुवंशनम एंड मेघदूतम। ये जो स्टोरीज है, ये जो उन्होंने पूरे के पूरे प्लेस वगैरह लिखे हैं, दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग
दैट वाज एन फिनोमेनन माइंड ब्लोइंग दैट अभी तक भी उनकी स्टोरीज जो वगैरह है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। एंड अगर हम बात करें कि भाई पार्वती टेम्पल का, पार्वती जी का टेम्पल लो या झांसी का टेम्पल लो, तो उस टाइम पे आर्किटेक्चर का जो भी क्रेज था, टेम्पल्स बिल्ड करना, ये सब बिगनिंग जो थी वो गुप्ता एज ने रखी थी। इट मीन्स माना जाता है कि फर्स्ट ब्रिक जो रखी जाती है टेम्पल्स की, उस टाइम पे गुप्ता एज ने रखी थी टू बिल्ड द टेम्पल्स, दैट वाज द फर्स्ट ब्रिक, राइट, वो मानी जाती है। बिगनिंग थी टेम्पल्स की, क्या करते हैं कि भाई बनने की आर्किटेक्चर से। उसमें अगर हम बात करें दुर्गा जी, कृष्ण जी, बुद्धा जी, शिव जी जो हैं, उनके लार्ज नंबर ऑफ आइडल्स मतलब मूर्तियाँ वगैरह बनी एंड उनके टेम्पल के भी स्थापना वगैरह हुई। तो वो सब कब कंडीशंस, द कंडीशंस ऑफ कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, राइट, गुप्ता पीरियड के कल्चरल कंडीशंस में ये सब भी हुआ। मतलब उस टाइम पे एज यू नो दैट वो गोल्डन एज माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? लाइक हर एक कंडीशंस, लाइक कल्चरल लो, रिलीजन स्टेटस लो, इकोनॉमिक स्टेटस लो, गुप्ता एज जो है वो आगे ही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द साइंस, तो साइंस में भी बहुत ही अच्छा था। आर्यभट्टा एंड वहामिहिर was were among the greatest scientists of this period. Aryabhatta discovered the zero and decimal system. Varamihir wrote an important text named Brihad Sanhita, which was related with astronomy. Vagbhat wrote the great text on Ayurveda named Asrang Shri Sanita. During this time, medicine was developed for humans as well as animals. Even medicine was also discovered for elephant and horse. Chemistry also developed quite well. Its best example is iron pillar of Maroli near Delhi, which is not corroded even today also. बट अगर हम बात करें कंडीशन साइंस की, तो साइंस में भी, आयुर्वेदिक में, साइंस में भी उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी अच्छी सी प्रोग्रेस कर डाली थी। लाइक एज वी नो दैट आर्यभट्टा जिन्होंने डिस्कवर किया जीरो डेसिमल सिस्टम, राइट, उस टाइम पे क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने डिस्कवर क्या किया, ज़ीरो। अगर सोचोगे ज़ीरो की वैल्यू, देखो ज़ीरो जो है वो आगे रखो तो कुछ वैल्यू नहीं, बट पीछे लगाओ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, राइट। ज़ीरो वन और वन ज़ीरो में कितना डिफरेंस हो जाता है। ज़ीरो वन मार्क पुट करे और वन ज़ीरो मार्क पुट करे, कितना डिफरेंस हो जाता है। सो द ग्रेट डिस्कवर्ड आर्यभट्ट जो है उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया ज़ीरो एंड द डेसिमल सिस्टम। इवन दो अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो वहामिर जो है उन्होंने बहुत टेक्स्ट नेम्ड बृद्ध श्रमिता विच इज़ रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स जो हम बात करते हैं ग्रह वगैरह की, आपको याद हो, राइट, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जिनकी बात करते रहते हैं, ग्रह होते हैं, लाइक ज़ोडिक सिस्टम जो होती है वगैरह, उनकी बात होती है, राइट। तो उस टाइम पे वो भी क्या हुआ, उतना ही डेवलप्ड हुआ। और अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदिक में भी बहुत ही आगे डेवलपमेंट हुआ। इवन दो उस टाइम पे ह्यूमंस तो थे ही थे, बट एज वेल एज एनिमल्स की भी मेडिसिन जो थी वो डिस्कवर्ड हुई। इट मीन्स इन शॉर्टली इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ साइंस, सो द कंडीशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता एज वॉज टू गुड। और अगर केमिस्ट्रीज की बात करें तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी वेल डेवलप्ड क्वाइट था, क्योंकि उसका बेस्ट एग्जांपल दे तो मेहरुली जो है आयरन पिलर, वो अभी तक दिल्ली में है और इवन आज भी वो रस्ट नहीं हुआ है। तो गुप्ता एज साइंस में भी देखने जाए तो कंडीशंस जो थी साइंस में उसकी इतनी ही आगे थी। अगर हम अभी बात करें एम्परर हर्षवर्धन की, तो जैसे कि हमें पहले पता चला, जैसे कि हमने पढ़ा पहले कि गुप्ता एज का एंड हो गया कब, 550 एडी में।
बट उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या थी, उसकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या थी, उसके रिलीजन स्टेटस क्या था, देन आफ्टर उसकी कंडीशन साइंस में क्या थी, राइट, उसकी कंडीशन कल्चरल में क्या थी। पर उस वो हम सब ने पढ़ा, लाइक वो अभी उसका एंड पढ़ा, बट उसकी जो सिस्टम्स थी वो पढ़ी। बट उसके बाद कौन से एम्पर आए, तो उसके बाद एम्पर आए हर्षवर्धन, राइट। अभी हर्षवर्धन जो थे वो नॉर्थ के किंग थे। कौन थे वो? नॉर्थ के किंग थे। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर द गुप्ता एज, द किंगडम हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द important states of ancient India. He belonged to Pushya Bhuti clan of Thaneshwar. Rajavardhan and Harshvardhan were a son of Prabhakar Vardhan, while his daughter was Rajashri, who was married to King of Kannauj. Dhruvarman, God King Shashak and King of Malwa kidnapped Rajashri and attacked on the kingdom, which created as a major crisis. Rajvardhan died while trying to save Rajashri. अगर हम किंग हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो थे वो किंग नॉर्थ के किंग थे, राइट। उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ साइड अपने अंडर में कर डाला था। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन जो थे वो प्रभाकर वर्धन के क्या थे? सन थे, राइट। और अगर हम बात करें कि आफ्टर गुप्ता एज कौन आया, तो गुप्ता एज के बाद स्टार्ट हुआ हर्षवर्धन का एम्पायर, राइट। तो हर्षवर्धन एंड राज्यवर्धन दोनों क्या थे? प्रभाकर वर्धन के सन थे, राइट। उनकी डॉटर का नाम क्या था? उनकी डॉटर का नाम था राज्यश्री। जिन्होंने मैरिज किसके साथ किया? इन्होंने मैरिज किया कन्नौज के राजकुमार ध्रुव वर्मान के साथ। और गौद के किंग शासक जो थे उन्होंने क्या किया, एंड किंग ऑफ मालवा, उन्होंने क्या किया? राजश्री पे अटैक किया और उसको किडनैप कर डाला, ठीक है। जिसमें बहुत ही मेजर क्राइसिस हुए और उसमें राज्यवर्धन जो थे, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, उनकी क्या हो गई? राजश्री को सेव करने में उनकी हो गई डेथ। उसके बाद पूरा का पूरा थ्रोन किसने संभाला? उसके बाद पूरा का पूरा थ्रोन संभाला हर्षवर्धन ने। In a such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD and he saved Rajashri. Not only this, he started his proper rule in both the states, Kannauj and Thaneshwar. जैसे ही हर्षवर्धन का भाई जो थे राज्यवर्धन, उनकी डेथ हो गई राजश्री को सेव करने में, तो उसके बाद उन्होंने हर्षवर्धन ने संभाला पूरा का पूरा थ्रोन और उन्होंने अपनी बहन की लाइफ तो सेव की ही की, बट उन्होंने अपना रूल भी स्टार्ट कर डाला दोनों स्टेट्स में, थानेश्वर एंड कन्नौज में। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट ग्रेट एम्पर ऑफ एशियंट इंडिया. ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगधा, ओडिशा, Sarvaswat, Godh, Mithila, and complementary states. Maitrak king Dhruv was his son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the south. In the battle of Narmada between Harshvardhan and Pulkeshi, Harshvardhan was defeated. Harshvardhan was regarded as a powerful king of north of Narmada. Cultural contributions of Emperor Harshvardhan is very important. Great Chinese traveler Huan Seng came into India during his time. He stayed in his palace. Harsh was devotee of Shiv and later became a great follower of Buddhism. He organized religions and conferences under the presidentship of his Huan Seng. He placed an idol of Buddha and mantle of elephant and worshipped. A seminar was organized on Mahayana and Heinyan. राइट अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो थे वो ग्रेट रूलर थे, एम्परर थे नॉर्थ के। उन्होंने उनके भाई के बाद पूरा का पूरा किंगडम है वो अपने अंडर में ले लिया नॉर्थ का, एंड काफ़ी सारे स्टेट्स उनके अंडर में आ गए। उसके बाद उनके जो सन इन लॉ थे, मैत्रक किंग ध्रुव सन वॉज हिज सन इन लॉ। कौन थे वो? उनके सन इन लॉ थे। एंड पुलकेशी टू जो थे वो साउथ के बहुत ग्रेट एम्परर थे जिन्होंने हर्षवर्धन के साथ बैटल की। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड एंड हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज अ पावरफुल किंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा।
जिन्होंने पुलकेशी ने हर्षवर्धन के साथ क्या किया, लड़ाई भी की। कहाँ की, नर्मदा बिटवीन बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी। इवन दो पुलकेशी जो थे वो भी साउथ के बहुत ग्रेट अच्छे से रूलर थे। अगर हम बात करें चाइनीज ट्रैवलर हुइनशिंग की, तो हुइनशिंग जब उनके एम्परर उनके कोर्ट में गए तो उन्होंने उनके कोर्ट की तारीफ करते करते थके नहीं, बिकॉज उनका कोर्ट, उनके यहाँ का जो सामान, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो हर्षवर्धन एम्पायर अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था, उनके बारे में हुइनशिंग ने बहुत ही डीपली में उनके बारे में लिखा। देन ऑल्सो हर्षवर्धन जो थे वो डिवोटी थे शिव जी के, बट उन्होंने उसके बाद बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और वो फॉलोवर किसके हो गए, बुद्धिज्म के हो गए, राइट। अगर हम बात करें हुइनशिंग की, तो हुइनशिंग जो थे वो उन ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने वहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया। एंड हर्षवर्धन जो थे, ही प्लेज एन आइडल ऑफ बुद्धा ऑफ मेंटल एंड एलिफेंट वर्शिप्ड एंड सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मायान इन हियान। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो उन्होंने प्लेस किए बहुत अच्छे से आइडल्स वगैरह बुद्धिज्म के, एलिफेंट एंड ऑन मेंटल ऑफ एलिफेंट एंड वर्शिप्ड उन्होंने प्लेस किए। एंड उन्होंने ऑर्गेनाइज किए मायान एंड हियान के सेमिनार्स भी। अगर एम्परर हर्षवर्धन की बात की जाए तो ही वॉज एन पेशन ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड एडुकेशन। ग्रेट पोएट बनबन वॉज एसोसिएट विथ हिज कोर्ट। ही हैड रिटन अ ग्रेट वॉल्यूम लाइक हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी in Sanskrit. Mayur Bhatt and Jaisura was also great poets of time of Harsha. Emperor Harsh himself was a high-ranking literary figure. He composed two plays called Priyadarshika and Ratnavali. Along with he also wrote a special play on based of Jatak story of Buddha named Nagananda. Harsh also formed friendly relations with other countries. He sent delegations to China. Similarly, a Chinese delegations also visited India. In this way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator, and literature. He donated 100 villages to sustain a Nalanda Vidyapith. अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो थे वो ग्रेट, वो जो उनको पेशेंस था, लिटरेचर, आर्ट एंड एडुकेशन था। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में अपने 100 विलेज दान कर लिए थे। उसको नालंदा विद्यापीठ, पता है नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी गुप्ता एज में, तो उसने उसमें उसको रिकवर, उसको पूरा स्टैंड करने के लिए उन्होंने अपने 10 गांव को डोनेट भी कर डाला था। और अगर ग्रेट पोएट की बात करें तो हर्षवर्धन के बारे में पोएट बनबट जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनका चरित्र लिखा था, हर्ष चरित्र। उसमें उन्होंने पूरी की पूरी लाइफस्टाइल जो थी वो हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने लिखी थी। और हर्षवर्धन की बात करें तो उन्होंने बहुत ही, मतलब उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ ना, पूरा का पूरा हर्षवर्धन चैप्टर है अभी 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट। तो अगर हर्षवर्धन की बात की जाए ना, तो हर्षवर्धन बहुत ही अच्छे ग्रेट रूलर्स थे। उस टाइम पे उनका किंगडम वगैरह था वो पीसफुली से और बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम से भी चलता था। इवन दो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो उन्होंने डेवलप्ड की, उसमें वहाँ पे कंट्री के पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जहाँ से भी लोग आते थे, स्टिल वहाँ पे वो पढ़ने भी आते थे। एंड इवन दो नालंदा यूनिवर्सिटी में तब के टाइम पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी जाती थी फॉर देयर एडमिशन। एंड देन आफ्टर वहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन दी जाती थी, जहाँ पे साइंस के बारे में भी बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ और उनके बारे में भी पढ़ाया गया था। तो हर्षवर्धन जो थे, अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो थे वो नॉर्थ के ग्रेट रूलर थे। उन्होंने अपना थ्रोन कब हासिल किया, जब उनके भाई की डेथ हो गई। किनकी डेथ हो गई, राज्यवर्धन की, जिन्होंने अपनी बहन को बचाने के लिए किंग से साथ लड़ाई की एंड मेजर क्राइसिस में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हर्षवर्धन ने पूरा का पूरा एम्पायर जो था वो अपने अंडर कंट्रोल में किया एंड पूरा का पूरा एम्पायर वो उन्होंने नॉर्थ के साइड डेवलप किया। देन आफ्टर अगर हर्षवर्धन की बात की जाए तो उनको लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन में बहुत ही इंटरेस्ट था, वो बहुत ही पैशनेट थे।
और ग्रेट पोएट बनबट जो थे उन्होंने पूरा का पूरा हर्ष चरित्र लिखा था, उनके बारे में पूरी की पूरी उन्होंने गाथा जो बायोग्राफी होती है ना वो उन्होंने उनके बारे में लिखी थी। इवन दो उस टाइम पे काफ़ी ग्रेट पोएट्स जो थे वो भी उनको भी क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि भाई डेवलप्ड हुए, डेवलप्ड इन द सेंस कि उनकी जो लिटरेचर की जो सिस्टम थी वो क्या हुई, धीरे धीरे उस टाइम पे डेवलप्ड भी हुई। और अगर रिलेशंस की बात करें तो हर्षवर्धन के दूसरी कंट्रीज के साथ भी बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, एंड इवन दो उन्होंने अपने 100 विलेजेस भी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है दैट इज नालंदा विद्यापीठ उसमें उन्होंने डोनेट भी किए थे। अब ये सब था हर्षवर्धन के बाद में। अब हम पढ़ेंगे पुलकेशी टू के बारे में। अमोंग द कंटेम्प्रेरी किंग्स ऑफ एम्परर हर्ष टाइम पुलकेशी वॉज द मोस्ट पावरफुल Chalukyan king. He took the power from Rashtrakutas in Maharashtra and established a state. Pulkeshi II ruled for almost 40 years. He even defeated Emperor Harsh. Even he was a great winner. After defeating Kandabom, Gangas, and Maheshwar of Mayuras of Konkan, he received the title of Lord of the South. He also defeated Lat, Malav, and Gujarat. He was a great ruler of all religions, Karnataka, Maharashtra, and Konkan. Just like Harsh, he had also developed the relations with other countries, and he had sent one of his ambassadors to Iron Emperor Khusrau II, who was his friend. जैसे कि हर्षवर्धन की बात की गई उसी तरह से पुलकेशी जो थे वो साउथ के ऐसे ही ग्रेट रूलर्स थे जिन्होंने हर्ष के साथ बैटल भी की थी। बट देन ऑल्सो हर्ष के साथ उन्होंने बैटल की एंड उस डिफिटेड में फिर भी जो हमारे पुलकेशी टू जो थे जिन्होंने हर्षवर्धन ने उसको डिफीट भी किया था, देन ऑल्सो उनके जो किंग वो थे वो ग्रेट रूलर्स भी माने जाते थे क्योंकि उन्होंने साउथ के साइड बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो अपने अंडर कंट्रोल किए। जैसे जैसे हर्षवर्धन को किंग ऑफ नॉर्थ माना जाता था उसी तरह पुलकेशी को लॉर्ड ऑफ द साउथ माना जाता था। उनके भी रिलेशंस जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे थे। Now, other state. At this time, other states include Pallavas of Kanchi, Gujrats of Pratihara of Rajasthan, Maitraks of Vallabhi, Gujrats in South Gujarat, Karkotako of Kashmir, etc. Pallavas of Kanchi has become the famous for their architecture and art. They built many temples of Brahma, Vishnu, Mahesh, and cutting rocks. Pallavas built a chariot temples on seashore, have increased India's cultural prosperity. Kailashnath temple built in Kanchipuram can be considered the best of that time. उसके बाद अगर दूसरी डायनेस्टी की बात करें, ये जो अब कांची, गुजरात, प्रतिहारा डायनेस्टी है ना, वो राजपूत एज की डायनेस्टी है। वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपको 7th में आएगा। जस्ट नाउ अभी आपको जस्ट नाम सुनने की ज़रूरत है, जस्ट नाम ही सुन लो, अदरवाइज यू विल बी अ कन्फ्यूज्ड। ये जो डायनेस्टीज है वो राजपूत एज के टाइम पे नॉर्थ एंड साउथ की डायनेस्टी डेवलप्ड हुई थी और उसके बारे में वो हम डीपले में पढ़ेंगे। अभी जस्ट उतना ही ध्यान रखें कि ये जो डायनेस्टी थी वो डेवलप हुई एंड देन आफ्टर राजपूत एज, राजपूत्स जो थे उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। फिर गुजरात ले लो, नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो, वहाँ पे राजपूत्स का जो मेन एम था, मेन जो किंगडम था वो डे बाय डे एक्सटेंड होता गया, एक्सपांड होता गया एंड राजपूत एज की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो बहुत ही आगे चली। आफ्टर द एंड ऑफ राजपूत एज डिफरेंट डायनेस्टीज आई, देन आफ्टर मुगल एम्पायर आया, बट उसका सब कुछ धीरे धीरे आपको स्टैंडर्ड वाइज आएगा। अभी जस्ट आप इतना ही रखो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा गुप्ता एज के बारे में, राइट। चंद्रगुप्त 1, देन आफ्टर समुद्रगुप्त, देन आफ्टर चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ा, देन आफ्टर उनका एंड पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा गुप्ता एज जो गोल्डन एज माना जाता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनकी सोशल सिस्टम, उनकी इकोनॉमिक सिस्टम, उनके साइंस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी कंडीशन तब के टाइम पे क्या थी। वो एंड हो गया। तो
गुप्ता क्या कहते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन सा हुआ एम्पर स्टार्ट हुआ, तो हर्षवर्धन का हुआ. एट द एंड ऑफ गुप्ता एज द हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट इन एशियंट इंडिया, जिन्होंने थानेश्वर और कनौज पे अपना राज्य इस्टेब्लिश्ड किया. एंड धीरे धीरे वो भी बहुत ग्रेट किंग बनते गए. एंड वो भी लवर थे, पैशनेट थे, लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन थे. इवन दोस पोएट बनबट जो थे, वो जो ग्रेट पोएट थे, उन्होंने पूरा का पूरा हर्ष चरित्र के बारे में भी लिखा. एंड उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो भी काफ़ी डेवलप्ड हुई, वो भी काफ़ी डेवलप्ड हुई. वहाँ पे भी काफ़ी एजुकेशन वगैरह पाई गई. एंड इवन दो वहाँ पे तब के टाइम पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होती थी. तो उसी तरह से जैसे नॉर्थ के हर्षवर्धन थे, तो साउथ के पुलकेशी थे. अब पुलकेशी थे जो वो भी ग्रेट एम्परर थे, वो भी बहुत पावरफुल थे, जिन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं छोटे छोटे स्टेट थे, उन्होंने अपने पावर में ले लिए. और उन्होंने 40 ईयर्स तक क्या किया, रूल किया. इसलिए उनको लॉर्ड ऑफ साउथ भी माना जाता है. और उसके बाद दूसरी डायनेस्टी आई लाइक कांची, पल्लवास, प्रतिहारास, ये जो दूसरी डायनेस्टी आई सॉरी, वो सारी राजपूत एज की डायनेस्टी आई. उसके बारे में हम आगे दूसरे स्टैंडर्ड्स में हमें डीपली अगर पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 6, दैट वाज गुप्ता एज एंड अदर्स रूलर. Okay students, so if you have any doubt, any query, you can call me, even though you can message me. Till that, stay home and stay safe. Thank you.